बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड, आज हमारे लेक्चर का मौजू है आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आपने यकीनन सुना होगा कि कोर्ट में, अदालत में आर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन दे दी गई या 7-11 की एप्लीकेशन दे दी गई। आज हम पढ़ेंगे कि 7-11 क्या होता है। आर्डर 7 रूल 11। आपको पता है कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है वो सेक्शंस पर कंसिस्ट करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो आर्डर्स पर कंसिस्ट करता है। और हर आर्डर के अंदर रूल्स होते हैं। तो वही आर्डर सीपीसी का आर्डर 7 है और उसके अंदर जो रूल्स हैं वो रूल्स 11 है। आर्डर 7 रूल 11। आर्डर 7 रूल 11 होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रूल 11 जो है वो इसके 4 हिस्से हैं। रूल 11 के 4 पार्ट हैं, ए, बी, सी और डी। यानी रूल 11 जो है वो कंसिस्ट है 4 पार्ट्स पर, ए, बी, सी, डी। ये 4 पार्ट्स ए, बी, सी, डी हमें वो ग्राउंड्स मुहैया करते हैं जिनकी बिना पर जो है वो सूट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ए, बी, सी ये चारों ग्राउंड्स है जिनकी बिना पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले है ए आर्डर 11 रूल 11 का पार्ट ए जो है वो हमें मुहैया करता है इफ प्लेंट does not disclose cause of action, does not disclose cause of action। रूल 11 का सब रूल ए जो है वो कहता है कि अगर प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करे तो वो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन वो रीजन, वो वजह होती है जो किसी प्लेंटिफ को कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए रीजनिंग मुहैया करती है, वजह मुहैया करती है, सबब मुहैया करती है। यानी वो रीजन कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आप ये समझ लें, कॉज ऑफ एक्शन वो रीजन है, रीजन which provides reasons। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? रीजंस है which provide cause of action for filing of plaint। यानी कॉज ऑफ एक्शन वो रीजंस है जो प्रोवाइड करते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। वो रीजंस जो आपको जो आपको केस दाखिल करने के लिए लेकर जाते हैं, मुहैया करते हैं, रीजन मुहैया करता है, उसको कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। कौन से रीजन, कौन सा कॉज ऑफ एक्शन? मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूं। आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और वो जो है वो कब्जा जब उसने किया जिस तारीख को, उस तारीख को आपको कॉज ऑफ एक्शन रीजन मुहैया हुआ कोर्ट में जाने के लिए। आपके साथ किसी ने मुआहिदा किया
और उसने मुआहदे में लिखा, एग्रीमेंट में लिखा कि मैं 1/1/2023 को आपको खाता दूंगा, वो तारीख जो है 1/1/2023 वो तारीख गुजर जाती है, तो आपको वो तारीख जो है वो रीजन मुहैया करती है, कॉज ऑफ एक्शन मुहैया करती है कोर्ट में जाने के लिए। आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें कोई डेट नहीं है परफॉर्मेंस की, जैसे 1/1/2023 को मैं खाता दूंगा, लेकिन उसमें डेट नहीं लिखी हुई, तो जिस दिन वो रिफ्यूज करेगा खाता देने का, वो दिन आपको कॉज ऑफ एक्शन मुहैया करेगा, रीजन मुहैया करेगा फॉर फाइलिंग ऑफ द सूट, रीजंस which provides reasons for filing of the suit। तो कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी है। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आपके साथ एग्रीमेंट किया किसी ने, वो आपको कहता है मैं 1/1/2023 को आपको खाता दूंगा, लेकिन आप जो है वो 6 महीने पहले ही कोर्ट में चले जाते हैं, जनाब इसको कहे मुझे खाता दे, तो वो जो है आप पर पाबंदी लगाता है रूल 11 का सब रूल ए, कि क्योंकि अभी आपको 1/1/2023 वो डेट जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो आई ही नहीं है, तो वो आपको कॉज ऑफ एक्शन अभी आपको एक्रियू नहीं हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अभी आपको आपके पास मौजूद ही नहीं है, तो आपको रूल 11 का सब रूल ए जो है वो रोकता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्जा किया ही नहीं है और आप चले जाए जनाब मुझे इससे कब्जा वापस लेके दे, तो आपको कॉज ऑफ एक्शन अभी हुआ ही नहीं है, रीजन मौजूद ही नहीं है कोर्ट में जाने का, तो आपको रूल 11 का सब रूल ए जो है वो रोकता है, क्योंकि आपको अभी तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन वो वजह है जिस वजह को लेकर आप कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं और केस दाखिल करते हैं। तो सबसे पहले केस दाखिल करने की सबसे मेन वजह कॉज ऑफ एक्शन, जब तक आपको कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। रूल 11 यही मुहैया करता है कि जब आपको कॉज ऑफ एक्शन हो तब आप कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आपका प्लेट जो है ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नंबर बी है रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि आपने कोर्ट में केस दाखिल किया, लेकिन आपने जिस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक केस दाखिल किया उस प्रॉपर्टी का सही तरीके से वैल्यूएशन लगाई ही नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस। कोर्ट फीस ना जमा कराने के लिए या कोर्ट फीस बचाने के लिए आपने जो है वो जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप डिक्लेरेशन में गए हो या पोजीशन में गए हो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गए हो, उस प्रॉपर्टी की आपने सही वैल्यूएशन कोर्ट में नहीं की ताकि आप कोर्ट फीस बचा सकें। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं किसी कोर्ट में कि जनाब फला आदमी को कहें कि मेरे प्लाट का कब्जा जो है वो छोड़े, उस प्लाट की जो कीमत है वो है 5 लाख, मगर आप कोर्ट फीस बचाने के लिए क्या करते हैं, आप उसकी प्लाट की कीमत जो है वो कोर्ट में 2 लाख लिख देते हैं ताकि आप कोर्ट फीस बचा सके। तो ऐसे केसेस में जहां पर वैल्यूएशन कम लिखी गई हो तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 11 के बी के तहत आपका प्लेट रिजेक्ट करने से पहले आपको कुछ टाइम देगी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और आपको कहेगी कि आप इसको प्रॉपरली वैल्यूड करें। आप वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी की वो सही लिखें और कोर्ट फीस उस वैल्यूएशन के मुताबिक पे करें। लेकिन अगर आप वो 8 दिन कोर्ट का ऑर्डर जो होगा वो 8 दिन 10 दिन या 15 दिन में वो जो है वो आप
प्रॉपरली उसको वैल्यूड नहीं करेंगे प्लेट को, और प्रॉपर जो है कोर्ट फीस नहीं लगाएंगे, तो आपका प्लेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी की सी है, प्लेट प्रॉपरली वैल्यूड but insufficiently stamped. But insufficiently stamped. Insufficiently stamped का क्या मतलब हुआ कि आपने उस प्रॉपर्टी की जिस पर आपने केस दाखिल किया है उसकी वैल्यू तो सही लिखी है, वो 5 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने 5 लाख ही लिखा है, लेकिन 5 लाख पर कोर्ट फीस बनती है तकरीबन 13,500 रुपए 7.5% के हिसाब से, लेकिन आपने जो कोर्ट फीस लगाई है वो लगाई है 5,000, यानी कि आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख ही लिखी है, लेकिन उस पर कोर्ट फीस जो है वो कम लगाई है। तो इस सूरत में भी आपको कोर्ट ऑर्डर करेगी और आपको कुछ टाइम देगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, कि आप प्रॉपरली स्टैम्प्ड करें। आपने स्टैम्प पेपर जो पेश किए हैं वो कम वैल्यू के हैं, आप उसको प्रॉपरली वैल्यू करें। आपने प्लेट में प्रॉपर वैल्यूएशन जो है वो सही लिखी है, लेकिन जो आपने कोर्ट फीस पेश की है वो स्टैम्प जो है वो कम पेश की है, तो इस पर भी आपको कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के सब रूल सी के तहत आपको कुछ टाइम देगी, और उस टाइम में आप प्रॉपरली स्टैम्प नहीं करते और कोर्ट फीस पेश नहीं करते तो आपका सूट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अभी डी है बार्ड बाय एनी लॉ। बार्ड बाय एनी लॉ, बार्ड बाय एनी लॉ, आपका सूट जो है अगर किसी कानून के तहत, आपका सूट अगर किसी कानून के तहत बार्ड है, यानी कि वो कोई कानून उस सूट को रोकता है कि आप ये सूट दाखिल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आपका सूट जो है प्लेट जो है वो बार्ड बाय लॉ कहलाएगा और डिसमिस कर दिया जाएगा ऑर्डर 7 रूल 11 सब रूल डी के तहत। बार्ड बाय लॉ का क्या मतलब होता है? बार्ड बाय लॉ में डी में जो है सबसे ज्यादा यूज होता है लिमिटेशन एक्ट। हमारी कोर्टों में, अदालतों में लिमिटेशन एक्ट का क्या मतलब कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो है वो दाखिल करना है विद इन 3 इयर्स, अगर डेट एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उस डेट से लेकर परफॉर्मेंस की डेट से लेकर विद इन 3 इयर्स, और अगर डेट एग्रीमेंट में नहीं है तो लिमिटेशन आर्टिकल 113 के तहत सेकंड प्रोविजन जो है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रेफ्यूजल, उस रेफ्यूजल की डेट या उस परफॉर्मेंस की डेट से 3 साल के अंदर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दाखिल करना है। लेकिन आप केस दाखिल करते हैं 5 साल के बाद या 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो आपका जो प्लेट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट होगा। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो बार्ड लगाता है, एनी सूट विच इज बार्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट कैन नॉट बी फाइल्ड। कोर्टों को मना कर दिया गया है कि ऐसा सूट जो लिमिटेशन के तहत बार्ड होगा वो दाखिल नहीं हो सकता। तो ऑर्डर 7 रूल 11 की डी जो है वो यही कहती है कि क्योंकि आपका वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लिमिटेशन आर्टिकल 113 के तहत बार्ड है, तो वो आपको कौन सा कानून
आपके प्लेट को बाढ़ कर रहा है लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत ये बाढ़ है, इस वजह से सीपीसी के तहत भी ये सूट बाढ़ ही होगा। और मिसाल देते हैं, ज्यूरिसडिक्शन के मिसाल देते हैं। मिसाल, आप एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है या दो को शेयरर हैं, उनके दरमियान एग्रीकल्चर लैंड है, उनके दरमियान आप पार्टीशन के लिए जाते हैं सिविल कोर्ट में। क्योंकि सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एग्रीकल्चर लैंड की पार्टीशन की, ये पार्टीशन की ज्यूरिसडिक्शन रेवेन्यू कोर्ट को है, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1972 के तहत। तो उस रेवेन्यू एक्ट के तहत भी आपका ये सूट बाढ़ है, तो सीपीसी भी आपका ये सूट जो है वो बाढ़ करेगी, यानी कि ये सूट आप दाखिल नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसने कहा कि मैं 1/1/2023 को आपसे इसका खाता जो है वो लूंगा। लेकिन आप 1/1/2023 को ही 1/1/2023 से पहले ही केस दाखिल कर देते हैं और अभी आपको ना ही आपको काज ऑफ एक्शन मुहैया हुआ है और ये सूट आपका बाढ़ होगा डी के तहत भी और ए के तहत भी, क्योंकि आप जो है वो काज ऑफ एक्शन एक्रू होने से पहले ही चले गए हैं कोर्ट में। तो ऐसे लॉज, ऐसे प्लेंट जो बाढ़ होंगे किसी भी कानून के तहत, तो वो केस आप दाखिल नहीं कर सकते हो। हमने आज पढ़ा आर्डर 7 रूल 11 ABCD। इस पर हम आपको कुछ केसला बताते हैं। अभी यहां पर यह है कि बार तो हो गए, आपने एक प्लेट दाखिल किया, उसमें आपने प्रेयर की कि डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। उसके साथ साथ आपने प्रेयर की कि डेफिडेंट को डैमेजेस, उसको कहे कि मुझे डैमेजेस अलो करे क्योंकि उसने मुझे इस प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती डिस्पोजिस करने की कोशिश की। अभी आपके दो क्लेम हो गए एक ही प्लेंट में, या आपने साथ में डिक्लेरेशन का दाखिल किया और साथ में आपने दाखिल कर दिया कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया जाए कि मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी का खाता जो है वो कोर्ट में रखे। डिक्लेरेशन भी कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं और ये भी कि मेरा इस प्रॉपर्टी के लिए खाता कोर्ट में रखे। अब खाता तो आपका ऑलरेडी है, खाता तो आपका ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्ट क्यों किया जाए रेवेन्यू अथॉरिटीज को कि वो आपके नाम ये खाता जो है वो अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में कीप करे, जबकि ऑलरेडी कीप्ट है। तो दो रिलीफ्स आपने क्लेम किए हैं, 1 और 2। अभी लॉ कहता है कि अगर किसी प्लेंट में तमाम रिलीफ जो है उनमें से कोई एक रिलीफ भी मेंटेनेबल है तो वो सूट जो है वो 711 के तहत डिसमिस नहीं हो सकता। मिसाल के जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी, अभी आपका जो एक क्लेम है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया जाए कि मेरे नाम पे ये खाता रखे, हालांकि ऑलरेडी आपका खाता है, तो आपकी ये प्रेयर जो है ये मेंटेनेबल तो नहीं है। लेकिन आपकी दूसरी प्रेयर जो है टू डिक्लेयर किया जाए कि आई एम ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, ये आपकी मेंटेनेबल है। तो अगर दो प्रेयर में से आपकी एक प्रेयर मेंटेनेबल ना भी हो तब भी आपका सूट जो है वो 711 के तहत डिसमिस नहीं किया जा सकता। इस पर कुछ केस लिख लीजिए। ये है PLD 2016 पेज नंबर 26 सिंध, और इसी केसला के मुतालिक है PLD 2017 पेज नंबर 438 सिंध। ये भी यही है कि अगर आपके तमाम क्लेम्स जो आपने प्लेंट में, जो तमाम प्रेयर्स प्लेंट में आपने जो
प्रे की हैं, अगर उनमें से एक भी मेंटेनेबल है तो आपका सूट जो है वो डिसमिस नहीं किया जा सकता। और लिमिटेशन एक्ट जो है वो हमेशा से ये कहा जाता है कि लिमिटेशन जो है इज क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन भी 711 में जो है वो डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। और क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ही डिसाइड हो सकता है। इस पर भी केस लाया, लिख लीजिए CLC 2011 पेज नंबर 88 लाहौर, और PLD 2005 पेज नंबर 86 लाहौर। ये आपको कहता है कि लिमिटेशन इज मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। लिमिटेशन इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। लिमिटेशन इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और ये डिसाइड किया जाएगा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने 711 का मुतालिक पढ़ा कि रूल 11 जो है उसके 4 ग्राउंड्स हैं जो हमें वो रीजंस मुहैया करते हैं जिस रीजंस के तहत सूट जो है वो डिसमिस हो सकता है। नंबर 1 है अगर सूट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना किया गया हो। नंबर 2 है अगर प्रॉपर्टी को प्रॉपरली वैल्यू ना किया गया हो कोर्ट फीस बचाने के लिए, तो आपको कोर्ट जो है वो कुछ टाइम मुहैया करेगी, ऑर्डर करेगी, कुछ आपको टाइम देगी कोर्ट फीस देने के लिए, और अगर उस टाइम के अंदर कोर्ट फीस मुहैया नहीं करते तो आपका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। और C है अगर आपने प्रॉपरली वैल्यू किया है लेकिन इनसुफिशिएंट स्टैंप जो है वो पेश की है, यानी कि आपने प्रॉपरली वैल्यू तो कर दिया प्रॉपर्टी को, लेकिन उसकी जो कोर्ट फीस बनती है वो 13,000 रुपये बनती है, लेकिन उसकी बजाय आपने 5,000 रुपये कोर्ट फीस दी है, तो इस पर भी कोर्ट आपको 1 या 2 हफ्ते टाइम देगी और उस टाइम के अंदर आपको कोर्ट फीस देनी होगी, अदरवाइज आपका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। और D है कि बार्ड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट हो, चाहे वो जुरिस्डिक्शन पॉइंट हो, 710 में रिटर्न भी होता है जुरिस्डिक्शन पर, लेकिन डिसमिस भी होता है 7 रूल 11 में। चाहे कोई भी ऐसा कानून जो पाकिस्तान में मौजूद हो और आप पर पाबंदी लगाता हो कि ये केस आप दाखिल नहीं कर सकते हो, और वो आप केस दाखिल करते हो तो आर्टिकल 7 और 11D के तहत आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच।